अगर किसी ने साइबर सिक्योरिटी 5 साल पहले पढ़ के छोड़ दी है तो उसे आज जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी डायनामिक फील्ड है ये। अटैक्स या थ्रेट्स बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं क्योंकि लोगों को उनके बारे में अवेयरनेस हो जाती है, और ऐसे ही नए अटैक्स और थ्रेट्स बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि हम बहुत नई टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी यूज करना चालू कर देते हैं। कुछ टीम्स का तो काम ही होता है कि इन सारे थ्रेट्स को एसेस करना और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में इंटेल गैदर करना। इसी को हम बोलते हैं थ्रेट लैंडस्केप, और ये जो टीम होती है इसका नाम है थ्रेट इंटेलिजेंस। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में आपको बता पाऊं एंड एक्सप्लेन कर पाऊं इन अ सिंपल वे, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी तभी आप कीप अप कर पाओगे इस फील्ड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमर्जिंग साइबर थ्रेट कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है सप्लाई चेन अटैक्स या सप्लाई चेन सिक्योरिटी। इसको डिटेल में जानते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये सप्लाई चेन होती क्या है, इसका पहले बैकग्राउंड समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नया स्मार्टफोन चाहिए, तो आप एक रिटेल शॉप पर जाओगे, अपना मनपसंद स्मार्टफोन चूज करके उसे खरीद लोगे। लेकिन ये स्मार्टफोन उस रिटेल शॉप पर आता कैसे है? सबसे पहले तो जो उस फोन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लगते हैं, लाइक चिप्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, फर्मवेयर, ये सब सप्लायर प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, और ये रॉ मटेरियल से मोबाइल फोन बनाने की जो टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस होते हैं ये मैन्युफैक्चरर के हाथ में होते हैं। अब जब एक मोबाइल फोन बन जाता है तो वो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, जिनको आप होलसेलर्स भी बोल सकते हो, जो दुनिया भर में कोने कोने में ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिटेलर्स को बेचते हैं। तब जाके वो रिटेलर्स आप जैसे एंड कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद एंड कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है, इसी को हम बोलते हैं सप्लाई चेन। और इस चेन में बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं जिनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अलग होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम एक रिटेलर नहीं कर सकता, एक मैन्युफैक्चरर का काम एक सप्लायर नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और ये चेन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अब अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो इन सप्लाई चेन्स में बहुत रिस्क इन्वॉल्व होते थे। बहुत चांस था कि आपको एज एन एंड कस्टमर कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिले या वो प्रोडक्ट ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस सप्लाई चेन के बीच में कहीं पर भी प्रोडक्ट टेम्पर किया जा सकता है, लेकिन आज के डेट में ये बहुत कम हो गया है क्योंकि आजकल रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ चुके हैं और हर किसी को कंप्लाई करना पड़ता है। फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं ऑन ग्राउंड, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डेडिकेटेड टीम होती है क्वालिटी असेसमेंट के लिए जो फैक्ट्रीज में जाकर के चेक करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि आप तक एज एन एंड कस्टमर प्रोडक्ट इंटैक्ट हो। अब यही सारे कंसेप्ट साइबर वर्ल्ड में भी अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑपरेशन डिजिटल कर रहे हैं, तो उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है आईटी एसेट्स की और नंबर भी बढ़ रहा है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी बिजनेस है हेल्थ केयर, तो उसको टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्सेज जमा करना बहुत महंगा पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपको एक फूड डिलीवरी बिजनेस चालू करना है और आपको उसके लिए एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहिए, तो आप खुद से लोगों को हायर नहीं करोगे उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, वो बहुत महंगा पड़ेगा। इन टर्न आप उस कंपनी से जो ये एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाकर ही लोगों को देती है, जिसका प्राइमरी बिजनेस ही यही है, उससे आप इस एप्लीकेशन को आउटसोर्स करोगे और अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे ताकि आपके नीड्स के हिसाब से आप उसे यूज कर पाओ। तो इस तरह से आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। सिमिलरली वो सारे ऑपरेशंस और प्रोडक्ट्स जो एक बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस प्रैक्टिस नहीं कर सकती। उनको डिपेंड होना पड़ेगा उन सारे थर्ड पार्टी वेंडर से जिनकी एक्सपर्टीज है इस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट पे। ये ऑर्गेनाइजेशंस उन प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगी अपने बिजनेस में और सिर्फ अप्लाई करेंगी। मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का हेडेक उसके ओनर कंपनी पे होगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस अपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को आउटसोर्स करती हैं टू थर्ड पार्टी वेंडर्स। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हो सकता है क्लाउड सर्विसेज। इसको अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखोगे तो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस काफी एक्सटेंसिवली थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी कोड या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट करती हैं, इंपोर्ट करती हैं इनटू देयर प्रोडक्ट्स। इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल होगा log4j लाइब्रेरी, जो कि एक लॉगिंग लाइब्रेरी है फॉर जावा, जो कि ओपन सोर्स है, जिसका एक 0 डे एक्सप्लॉइट निकला था दिसंबर 2021 में, जिसने पूरी दुनिया पर पैनिक क्रिएट कर दिया था। और 2 साल बाद भी आज की डेट में भी ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लाई चेन अटैक्स है इन रीसेंट हिस्ट्री, जो ऑलमोस्ट हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती थी इन देयर जावा प्रोडक्ट्स। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी वेंडर को यूज करती है फॉर देयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिपेंडेंसी, उस वेंडर को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम्स पर या यूजर्स पर एक्सेस होता है, क्योंकि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस सॉफ्टवेयर या सर्विस को इस ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करता है और ये असिस्ट करता है कि इसको कैसे यूज किया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दैट सर्विस।
अब ये थर्ड पार्टी वेंडर इन टर्न किसी और थर्ड पार्टी वेंडर का सर्विस या सॉफ्टवेयर यूज करेगा अपने प्रोडक्ट में। तो ऐसे ही ये सप्लाई चेन चलती रहती है, जिसकी स्टार्टिंग होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मोस्ट कॉमनली, जिसका एंड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसीज पर भी। तो सप्लाई चेन अटैक्स इन्हीं थर्ड पार्टी वेंडर्स को टारगेट करती है किसी एक लिंक को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ताकि कोई वैल्यूएबल डाउनस्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज किया जा सके और उनके सिस्टम्स पर अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया जा सके। और ये जरूरी नहीं है कि ये सप्लाई चेन सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कनेक्टेड नोड्स होंगी। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स होता है, क्योंकि जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है उतनी ज्यादा ये चेन्स कॉम्प्लेक्स हो रही हैं और ये ग्लोबल लेवल्स पर काम करती हैं। अब इस टाइप के अटैक्स बहुत एफिशिएंट और कारगर होते हैं, क्योंकि इट एक्सप्लॉइट्स द ट्रस्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। अब किसी भी वेंडर से अगर आप कोई सर्विस आउटसोर्स करते हो तो आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है और दोनों ही पार्टीज रेगुलेटेड होती हैं, तो फुल ट्रांसपेरेंसी होती है सर्विसेज पर। लेकिन इस पूरी सप्लाई चेन में सिर्फ 2 लिंक्स का ट्रांसपेरेंट होना काफी नहीं है। कोई एक लिंक भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो पूरी सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अटैकर्स जनरली वीकेस्ट लिंक्स फाइंड करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस पर जिनका सिक्योरिटी ऑडिट बहुत वीक होता है और जिनकी ओनरशिप बहुत अवेयर नहीं होती है सिक्योरिटी से, क्योंकि उनको इन्फेक्ट करना सबसे ईजी होता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले सकता। तो अगर किसी अटैकर ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर कोई मालवेयर इन्फेक्ट कर दिया तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज कर रही हैं वो सारी की सारी इन्फेक्ट हो सकती है। ऐसा ही कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर कोई हाई वैल्यू टारगेट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, तो अल्टीमेटली द इंपैक्ट विल बी द कॉम्प्रोमाइज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो इस केस में अटैकर्स को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स पर एक्सप्लॉइट करने की जरूरत भी नहीं है। वो किसी एक लिंक को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विल बी इन देयर हैंड्स। एंड सिर्फ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज हो ये जरूरी नहीं है। देयर कैन ऑल्सो बी ह्यूमन फैक्टर्स, क्योंकि ह्यूमंस आर द वीकेस्ट लिंक। फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग से अगर ह्यूमन फैक्टर्स को, जिनको एक्सेस है सेंसिटिव डेटा पर, उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो लीक हो सकता है सेंसिटिव डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन का। लेट मी शेयर विथ यू सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ सप्लाई चेन अटैक्स इन रीसेंट हिस्ट्री। मैंने आपको Log4j के बारे में तो बताया है, लेकिन 2023 में देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन सप्लाई चेन अटैक्स। जून 2023 में एक मूविट नाम के सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज किया गया था, जिसने 600 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट किया था, जो एक बेसिकली सिक्योर फाइल ट्रांसफर टूल है। ये यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एज अ रिजल्ट इस कॉम्प्रोमाइज का सेंसिटिव डिटेल्स लीक हुई थी, लाइक एम्प्लॉय आईडीज, एड्रेसेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, इंश्योरेंस नंबर्स एंड डेट ऑफ बर्थ। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ बड़े नाम भी हैं, लाइक अर्नस्ट एंड यंग, EY, जिसमें 30,000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स की पर्सनल डिटेल्स लीक हुई थी। मार्च 2023 में एक पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर 3CX कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें एक लाइब्रेरी फाइल को इन्फेक्ट किया गया था, जो C2C सर्वर से एनक्रिप्टेड फाइल्स को डाउनलोड कर रहा था विंडोज और मैक सिस्टम्स पे। तो इससे अटैकर्स कोई भी कोड रन कर सकते थे टारगेट सिस्टम्स पर। दिसंबर 2020 में SolarWinds के ओरियन सॉफ्टवेयर में एक बैकडोर डाला गया था, किसी इंडिविजुअल हैकर के द्वारा नहीं, एक रशियन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप के द्वारा किया गया था, जिसने यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज को भी टारगेट किया था। 2021 में कोडकॉप और कैसिया जैसे सॉफ्टवेयर्स भी इफेक्ट हुए थे। 2022 में पायटॉर्च और फैंटेसी वाइपर जैसे एप्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे। अब एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि अगर इतना रिस्क इन्वॉल्व है तो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स को यूज ही क्यों कर रहे हैं? ये एक इनएविटेबल सिचुएशन है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये कि मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनकी स्पेशलिटी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको सारे टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, लाइक थ्रेट इंटेलिजेंस, फिशिंग प्रोटेक्शन, एंड पॉइंट डिटेक्शन, सिक्योर कोड एनालिसिस, फायरवॉल्स, नेटवर्क प्रोटेक्शन, बहुत कुछ। सबके लिए स्पेशलाइज्ड वेंडर्स हैं जिनका सालों से ये काम है, जिनकी फोकस्ड रिसर्च है इस पर्टिकुलर डोमेन में, और इनके लिए मिलियंस ऑफ यूजर्स इनको ट्रस्ट करते हैं। सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पर प्रोडक्ट दिए जाते हैं ताकि आप लाइसेंस के थ्रू उनको यूज कर पाओ। तो इन हाउस रिसोर्सेज और एफर्ट लगाने से ये बहुत ज्यादा चीपर है। इसी से एक और रीजन निकलता है टाइम एफिशिएंसी। आपको यहाँ पर खुद प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको खुद ओनरशिप नहीं लेनी, आपको मैनेज नहीं करना, सिर्फ अप्लाई करना है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। तो आप अपने प्राइमरी बिजनेस पर फोकस कर सकते हो। और ये सर्विसेज जनरली रेडी टू डिप्लॉय होती हैं, जिनको आप अपने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो और एप्स को बिल्ड कर सकते हो बिना किसी सिग्निफिकेंट ओवरहेड के। और इनके एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। ये वेंडर्स अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं और साइबर में अपडेटेड रहना कितना जरूरी है ये हम सबको पता है। तो थ्रेट लैंडस्केप के बारे में इनको प्रोएक्टिव नॉलेज होती है, क्योंकि ये पार्टनरशिप में होते हैं ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क से। तो इनको इंटेल मिलते रहते हैं और ये प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली
प्रोएक्टिवली इनोवेट करते हैं। और जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लायंस मीट करने पड़ते हैं अगर आप सेंसिटिव कस्टमर डेटा से डील करते हो तो। और ये सारे प्रोडक्ट्स जनरली कंप्लायंस फ्रेंडली होते हैं, तो आपको रेगुलेटरी हेडेक की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट्स स्केलेबल होते हैं, तो किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन में ये फिट हो सकते हैं और ये टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के साथ आते हैं। अब इसके इंपैक्ट की बात करें तो नॉट एग्जैजरेटिंग बट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो लिंक कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसका कितना एक्सेस है उस लिंक पर जो आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। अनदर मोस्ट कॉमन इंपैक्ट इज क्रेडेंशियल लीकेज। किसी भी टेक्निकली इनकम्पिटेंट पर्सन को आप फिश कर दो तो ऑर्गेनाइजेशंस की सेंसिटिव डिटेल्स लीक हो सकती हैं, या फिर आप मालवेयर के थ्रू भी ये कर सकते हो, बिना फिशिंग के भी कर सकते हो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सेंसिटिव डेटा के ब्रीचेस होते हैं, इससे सप्लाई चेन में ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। मालवेयर्स या बैकडोर्स को डिलीवर करना बहुत इजी हो जाता है थ्रू अ टनल ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप्स। जो 3CX का कॉम्प्रोमाइज हुआ था वो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस लाइफ साइकिल के बीच में ही हुआ था। अटैकर्स ने बिल्ड सिस्टम्स को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, तो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट रिलीज हुआ था वो साइंड था एक जेन्युइन सर्टिफिकेट से, तो किसी को शक भी नहीं हुआ और लार्ज स्केल पर ये मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो पाया। अब ये तो जान लिया कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने खतरनाक है, लेकिन इनसे बचा कैसे जाए। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस या वेंडर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एज एन इंडिविजुअल भी आप अपने प्रोजेक्ट्स में काफी हद तक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी कोड इंप्लीमेंट करते हो तो आपको भी सेफ रहना जरूरी है। सबसे पहले तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑडिट मैकेनिज्म। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आईटी एसेट्स या टूल्स यूज हो रहे हैं सबकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से एसेट्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, नए एसेट्स पता लगेंगे, और आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जिनका फायदा ये सप्लाई चेन अटैक्स उठा सकते हैं। इसके लिए आप खुद की ऑडिटिंग टीम भी रख सकते हो जो कि सर्टेन स्टैंडर्ड्स पर काम करेगी, लाइक ISO एंड NIST, या फिर आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये काम दे सकते हो। कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एसेट्स यू हैव। एक इन्वेंटरी होती है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोडक्ट किस वेंडर का है, वेंडर कॉन्टैक्ट्स, कब ये ऑनबोर्ड किया गया था, कब इसको लास्ट अपडेट किया गया था, पैच डिटेल्स। आप कैटेगराइज भी कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड, या फिर जो आपको एसेट सस्पिशियस लग रहे हैं उनको अलग से एक सीवियरिटी दे दो एज हाई। अब ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो, जिस लेवल की करते हो, उतनी ही आपके वेंडर्स भी करते हैं। तो ये चीज पता करना जरूरी है कि आपके वेंडर का सिक्योरिटी पोस्चर क्या है। यू हैव द राइट टू असेस द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ योर वेंडर, कि वो जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मीट करते हैं या नहीं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि उनके प्रोडक्ट्स कितने सिक्योर हैं। एक तरीका ये भी है कि आप नेटवर्क सेग्रीगेशन को एक्सटेंसिवली फॉलो करो। अगर एक नेटवर्क सेगमेंट कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो बाकी के नेटवर्क्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो इससे आपको थ्रेट्स को कंटेन करने का मौका मिलेगा। और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लाइक एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशंस लगाओ, EDR लगाओ एंड पॉइंट्स पर, ताकि जो थ्रेट्स है वो एंड पॉइंट पर डिटेक्ट करके रोक दिए जा सके और उससे आगे ना बढ़े। आपको एक स्ट्रॉन्ग SOC सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना है ताकि प्रोएक्टिवली थ्रेट्स को मॉनिटर किया जा सके। अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो उसको डिटेक्ट करके उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन तुरंत लिया जा सके। DevSecOps अप्लाई करो और मेक श्योर कि योर सिस्टम्स आर 2FA'd या MFA'd, और अपने सारे सिस्टम्स को, एसेट्स को अपडेटेड रखो और पैच्ड रखो। एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है विद द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, SBOMs, जो एक इन्वेंट्री मैनेज करता है वो सारे प्रोडक्ट्स की, वो सारे सर्विसेज की जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो फ्रॉम थर्ड पार्टी इन योर प्रोडक्ट्स। उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, लाइक डिपेंडेंसीज, सोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, पैच डिटेल्स एक्सेट्रा। इससे आपको अपनी सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मिलती है। तो आई होप ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। हाउ, व्हेन एंड हाई, क्या, क्यों और कैसे। एंड साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इट्स एन ऑनगोइंग कमिटमेंट। तो सबको ये समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अगर आपके देखने के टाइम पे हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, आपके ही ऊपर है ये करवाना। और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस डालते रहूंगा। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पर चैनल ही है मेरा, तो आप देखते रहो, बस सपोर्ट करते रहो और हम ऐसे डालते रहेंगे वैल्यूएबल वीडियोस। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।